वीडियो ऑन कर ले चांदनी, सब कोई ममता ऑन कर लीजिए। ये कार्ल मार्क्स का चांदनी आपको मिल जाएगा क्लास, ठीक है, कार्ल मार्क्स का। वैसे ऐप में मैंने लगा दिया है, वहां से आप देख लीजिएगा। वीडियो ऑन कर लें आप सभी और क्लास शुरू करते हैं। ओके, दिख रहा है आपको? So the most important point which is important for everyone actually, देखिए पॉलिटिकल साइंस में आंसर राइटिंग शुरू करने के कुछ तरीके हैं और मैंने बताया है, बार बार फिर से एक बार बताना चाहूंगा तो कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए। एक बार हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, सभी को लिंक गया है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अभी शुरू का 5 मिनट जैसा आप सभी को मालूम है कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, और जो करेंट अफेयर है उसके बारे में बात कीजिए। सबसे पहले बताइए, फिर क्लास शुरू करते हैं। जल्दी बताइए फटाफट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नहीं है ना कुछ? सर एक क्लास एक्स्ट्रा हुई है क्या 8 से 9 वाली? हाँ, वो जीएस का, यूपीपीएससी के जीएस का। सर सतीश बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने मुझे कहा लिखने के लिए, तो सर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मतलब मैं लिखूंगा कैसे? तो आपने मेंस तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मेंस का तो आपको तो सतीश हम बोले थे ना कि टारगेट दिए थे, टारगेट दिए थे हाँ, आपको। लेकिन जीएस का सर नहीं कुछ कंटेंट था मेरे पास। मेरे अच्छा पास ये नीति बताइए, शास्त्र का है और गवर्नेंस का है। जैसे ये बताइए कि आप क्वेश्चन देख के आपको मालूम चल जाता ना कि यार इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, मालूम चल रहा आपको? हाँ हाँ सर, नहीं ऐसा नहीं देख के लगता है कि हाँ मैंने इसको कहीं न कहीं पढ़ा है। तो ऐसा ऐसा नहीं है, कीजिए, लेकिन ऐसा थोड़ा सा सुनिए उसको ब्रीफ में जैसे ना एक आप। कॉन्सेप्ट होके। हाँ, आप ऐसा कीजिए कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपने उठाया, ठीक है, आपके लिए मतलब ऐसा उठाइए जी। और उस क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक से, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन या जहां से भी है, उस चीज को आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आराम से, फिर आधा घंटे बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। ये तो कर सकते हैं आप। जी। तो ये कीजिए। वैसे आप फोन पे बात कर लीजिए। चांदनी, आलोक, सतीश, अमित, ममता, अभिषेक, मंजुषा, विनीता, प्रियंका, कोई क्वेश्चन नहीं आई थी। अभय, गीता, नीतू, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए आप मुझे जल्दी फटाफट आप बोलिए। Sir, you were telling something about the pen, na? Like a pen, is it okay? Uniball का pen, is it okay? मतलब gel pen है ये, I have the issue for handwriting. So is it okay? कौन सा पेन है आपके हाथ में, कौन सा पेन? Uniball का है sir, gel pen. जेल पेन यूज नहीं करना जी, जेल पेन मेंस में नहीं यूज करना है। रीजन, क्योंकि आपको मालूम होगा जेल पेन की सबसे बड़ी कॉन्स क्या होती है कि अगर वो ना वो लिखोगे तो पोता जाता है, मतलब थोड़ा सा अगर हाथ से टच हो गया तो इधर उधर थोड़ा सा लीक हो जाएगा। तो बचना, बॉल यूज करो। इसका जो इंक होता है ना, वो परमानेंटली स्टेबल होता है। आपको मालूम, एक बार लिख दिए तो लिख दिए, बस इधर उधर नहीं होगा डिस्पर्स, ठीक है। तो बॉल पेन याद रखे, जो लोग मेंस दे रहे हैं वो पेन कौन यूज करेंगे। अच्छा, लिंक्स लेयर, ये बॉल पेन है क्या? ये हम देखे नहीं ध्यान से, बॉल पेन आ है जो 5 रुपए वाला आता है, किसको किसको मालूम है जी? जी सर, बॉल पेन है सर। अगर बॉल पेन है तो लिंक्स लेयर ले लो आप, वो बेटर है, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि ट्राइमेक्स का एक पेन आता है, लेकिन ट्राइमेक्स वाला भी जेल पेन है यार। पेंटेल वाला ले लो ना, पेंटेल का अगर मिल जाए तो अच्छी बात है यार, मंगा लो ना, क्या दिक्कत है। सर आपने V5 का बोला था लेने के लिए, वो जेल पेन। This is One also second, gel, रुकना। but ये this one is like waterproof है ये, कोई वैसे issue तो नहीं है इसके साथ। I don't know but देखिए इशू नहीं, लेकिन जेल पेन यूज मत करना, नहीं बोला है यूज करने के लिए एग्जाम में। और मेंस के जेल पेन स्मूथली नहीं चलता है। नहीं, स्मूथली तो जेल पेन चलता है।
जेल पेन बहुत अच्छा चलता है। देखिए पेन कौन यूज करना बहुत जरूरी है, किसी भी मेन से परीक्षा में लिखने के लिए बहुत जरूरी है कि म्यूट कर लीजिए चांदनी, म्यूट कर लीजिए पेन। Ball pen में we have this like Pentonic का पेन है ये, this one is also good. सभी लोग प्लीज म्यूट कर लें जिनका जिनका ऑन है। हाँ कोई शायद ऑन कर रखा है। हाँ तो देखिए मैं कुछ पेन का नाम बोल दे रहा हूँ आपको, आप ले लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो क्यों पेन जरूरी है। आप लिख रहे हैं ना तो यहाँ पे जो आपका ये उंगली है ना, यहाँ पे पकड़ते हैं जो पेन आप, अगर वो ज्यादा हेवी पेन रहेगा ना, ज्यादा थोड़ा मोटा रहेगा ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, स्पीड नहीं बना पाइएगा आप। दूसरा चीज कि पेन का ग्रिप भी बहुत पतला होना चाहिए, बहुत फास्ट चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं बीच में छूट रहा है, ऐसे लिखे बीच में छूट गया यहाँ से लिख रहे हैं, सब खराब कर देगा प्रेजेंटेशन। तो पेन कौन कौन यूज करना है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, फटाफट ये लिख लो आप, वैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन पेन में जो जो लिख रहा हूँ लिख लो आप। पहला जो पेन है यूनिबॉल, ये मैंने सारा मोबाइल पे नोट में लिखा था, यूनिबॉल का है। आई रोलर बॉल पेन, महंगी पेन नहीं है, सारी सस्ती है। ये मैंने कुछ पेन चूज किया है जो हर किसी को पसंद आएगा, और पतली पेन है। नहीं है तो सेलो का ले लेना, सेलो का पिन पॉइंट पेन, पिन पॉइंट पेन। तीसरा ये ट्राई कर लेना है वहीं पे जहां पे आप लेने जाएंगे, एक बार लिख के देख लेना कौन आपके हाथ में फिट बैठ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा शब्द लिखना होता है। फ्लेयर राइटोमीटर भी बेटर है, लेकिन यार राइटोमीटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या, इतना मोटा पेन है ना ये, और इसमें रबड़ का ग्रिप भी नहीं है। ग्रिप देखे हो, रबड़ का नहीं है, जिसमें रबड़ का ग्रिप रहे वही पेन लेना है, रबड़ यहाँ पे लगा रहे, यहाँ पे। चौथा पेन है रेनोल्ड का, जो है बहुत बढ़िया पेन है रेनोल्ड का। रेनोल्ड का 045 लेना, फाइन कार्बर, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग, कार्बर ब्लू पेन। और ये याद रखना ये पेन ब्लू होना चाहिए, ब्लू ब्लॉक ब्लू बॉल पेन होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और पेन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो पेन मैं बता देता हूँ, पैलेट का पेन है वो, PILOT, पैलेट V7 हाईटेक, हाईटेक विथ कैट। वन सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ थोड़ा सा। पैलेट V7 हाईटेक विथ, ऐसा लिखा हुआ उसमें, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज सिस्टम। ये वाला पेन मेरे को बहुत अच्छा लगा था, पायलट वाला जो V7 है, हाईटेक का है, ज्यादा महंगा भी पेन नहीं है। देखो 4 पेन लेना है, 4 पेन याद रखना, वैसा नहीं कि वो ले लिए पायलट का है, वो सेलू का ले लिया, वो यूनिबॉल का ले लिया, बिल्कुल गलती मत करना। क्योंकि आपको मालूम है कलर में भी थोड़ा, ब्लू में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। अब लिख रहे यूनी ये सेल से, अब कहीं वो खत्म हो गया फिर पायलट से लिखने लगे, तुरंत बदल देगा, एकदम कलर डिफरेंस आ जाएगा, सब प्रेजेंटेशन खराब कर देगा। ये बचकाना हरकत नहीं करना है, कोई एक खाली कलम लेंगे, वही कलम आपके पास 4 पेन होना चाहिए। और हो सके तो रिफिल फिल करने वाले तो रिफिल ले लीजिएगा, रिफिल उसका जरूर ले लेना कि भैया इसका रिफिल भी हमको दे दीजिए, लीड है कि अगर खत्म हुआ तो दूसरा लगा दी, पेन नया नया मत लेना। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक पेन पे अगर हैबिट बैठ गया ना तो उसी को बैठा कर रखो, दूसरा पेन फिर यूज भी मत करना। ये वाला काम कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आते थोड़ा पॉइंट पे, आंसर राइटिंग कैसे करना है पॉलिटिकल साइंस का। देखिए और जो लोग नया नया आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, आप पहले तो BPSC का या UPPSC का या UPSC का आप लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर लीजिए। अगर आपको BPSC के लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर मिल जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है आप UPPCS का यूज कीजिए। UPPCS का भी सॉल्व पेपर नहीं मिला GS का, UPSC का ले लीजिए, सॉल्व्ड होना चाहिए आपको बस। और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं, बोलेंगे सर BPSC का तो आंसर लिखने का अप्रोच अलग है, आई नो अप्रोच अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि हर लाइन में एनालिटिकल कैसे लिखना है, हर लाइन को महत्वपूर्ण कैसे बनाना है, हर लाइन में क्या ऐसा डाले कि एग्जामिनर को पसंद आए। अप्रोच भले ही डिफरेंट है, लेकिन स्टेटमेंट जो लिखेंगे उसकी जो क्वालिटी होती है, जो भी आप आंसर में लिखते हैं स्टेटमेंट, उसकी जो क्वालिटी है सब एग्जाम में तो सेम ही रहता है। अप्रोच भले अलग हो जाए कि कौन स्टेटमेंट कहाँ कहाँ डालना है, ये डिफरेंस होता है ऐसे अलग अलग एग्जाम में। तो लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर BPSC में मिल जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला UPPCS का यूज करना। हालांकि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस का ना ही UPPCS ना ही BPSC में सॉल्व पेपर आपको मिलने वाला है, UPSC का सिर्फ मिलेगा, वो भी किरण पब्लिकेशन का।
कहीं से जल्दी व्यवस्था कीजिए। और अगर ये मिल गया, हालांकि लेना तो तीनों है, सॉल्व मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो हालांकि बीपीएससी यूपीपीएससी का सॉल्व मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो आप अनसॉल्व ही ले लीजिए, एटलीस्ट यूपीएससी का सॉल्व ले लीजिए। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए, 1 सेकेंड, इसको डिलीट कर लेते हैं। करना क्या है, सिंपल सी एक बात मानना, यूपीएससी का जो भी आपके पास आए पेपर सॉल्व है, उसको एक खाली क्वेश्चन डेली देख कर उतारो, खाली देख कर। और ये जो देख के उतारने का, जिसे हम लोग बोलते हैं ओपन बुक आंसर राइटिंग, ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ 5 दिनों तक चलना चाहिए, या हफ्ता दिन तक, या 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डर खत्म हो आंसर राइटिंग लिखने का। और बार बार लिखना, आंसर जब भी देख के लिखना तो ये सोचना कि ये आप लिख रहे हैं, ना कि देखकर। फेक कॉन्फिडेंस लाना कि आप खुद लिख रहे हैं, आपका नॉलेज है, हर एक लाइन में आपका ज्ञान छुपा हुआ है। फिर धीरे धीरे छोड़ देना, धीरे धीरे, अचानक से मत छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना, है ना। फिर एक बार फिर क्या करना कि 6ठे दिन से जब आंसर लिखना, तो उसके पहले आंसर वो पढ़ लो, फिर लिखो। 7वें दिन से वो आंसर आपको नहीं पढ़ना है, अब खुद से लिखना 7वें दिन से। तो ऐसे ही आंसर राइटिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये कर लेना एक बार। अब सुनो यहाँ पे, तो एक तो यूपीएससी का लिख रहे हैं आप, फिर बीपीएससी का, यूपीएससी में हालांकि 250 शब्दों में लिखना है, फिर बीपीएससी का लाना, और 600 वर्ड में आपको एक आंसर, चूंकि 50 नंबर का है, 600 वर्ड में या 700 मैक्सिमम। पॉलिटिकल साइंस में बीपीएससी में एक क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 6 क्वेश्चन चूज करके लिखना होता है, सिलेक्शन होता है, मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा कि 6 क्वेश्चन चूज करके लिखिए। तो ये सवाल खड़ा होना, आप देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, जो मान लीजिए 12 क्वेश्चन आपको मिला, आप लिखना है उसमें 6 क्वेश्चन चूज करना है। यूपीपीएससी का मैंने ओवरऑल आइडिया दे दिया है कैसे करना है, ये बीपीएससी का मैं बता रहा हूं। तो बीपीएससी का चूंकि टारगेटेड एरिया है, तो अगर ये मान लीजिए 12 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आपको स्मार्टनेस चाहिए, बुद्धि चाहिए कि भाई कौन सा ये 2, अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो उसमें से कौन सा एक लिखे जिसमें हम बेहतर लिख पाए। क्योंकि जो टॉपर होगा ना, उसके अंदर एक कला होगा कि बेहतर ऑप्शन चूज करेगा। उसको भी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है, लेकिन अब ये भी कभी कभी होता है कि उसको दोनों आ रहे हैं, लेकिन उसने वही आंसर को लिखा जिसके बारे में अच्छी पकड़ है उसको। तो आप भी यही करेंगे, जिसके बारे में अच्छा खासा ज्ञान है आपको, क्वेश्चन को एकदम कंप्लीटली आप समझ रहे हैं, उसी को सॉल्व कीजिए आप। 6 क्वेश्चन। तो जब आप 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को कितना 100 वर्ड, मिनिमम 600, मैक्सिमम 750। नंबर कितना होता है, 50 नंबर का। मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है परफेक्ट, 35 नंबर आ सकता है। आप कोशिश कीजिए 30 से 35 के बीच में लाने का। आप लिखेंगे कम से कम 600 मिनिमम, 700 के आसपास। अरे 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड, 600 है तो 600 गुना 6 करते हैं। नहीं, 600 से ज्यादा मत लिखना, 3 घंटे का ही समय है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट मिलने वाला है। तो अगर एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिल रहा है, यानी 1 मिनट में अगर आपकी स्पीड है लिखने का 25 से 30 शब्द है, तो मल्टीप्लाई करो 30 से। अब 30 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन को लिखने के लिए, लिखोगे 25 मिनट, 5 मिनट तो समझने में ही चला जाएगा, प्रेजेंटेशन अंडरलाइन करने में 5 नहीं 3 मिनट। मान लो कि 27 मिनट है, तो 27 मिनट को आप मल्टीप्लाई, मैं तो 25 ही मिनट मान रहा हूँ, बीच बीच में कभी लग गया बाथरूम, कभी मान लो पानी पीना हो गया, कभी किसी को थकावट के कारण सो भी जाता है आदमी, नींद आने लगता है, कभी कभी इन्विजिलेटर लिया 10-15 मिनट, बकलोलो तो होता है इन्विजिलेटर वहां पे। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको कि हर क्वेश्चन में से, जैसे मान लीजिए कि 30 मिनट एक क्वेश्चन को मिला, तो मान लीजिए टोटल 33 आवर यानी 180 मिनट्स हैं आपके पास। तो एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि 10 मिनट तो इन्विजिलेटर खा जाएगा, आप 5 मिनट और एक्स्ट्रा रखिए, आपका पर्सनल कुछ वहां तो ऐसा होगा ही, 15 मिनट साइड कीजिए, आपके पास 165 मिनट बचा। 165 में आप भागा दीजिए 6 से, कितना रहा 165 6, यानी 27.5 मिनट, यानी 27 मिनट 30 सेकंड आपको एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। ये कैलकुलेशन पूरा निकला आपका। अब अगर 27.5 मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ 2.5 इसको हटाइए और 25 मिनट में सिर्फ आपको लिखना है, तो 25 गुना 25। तो अगर 25 मिनट में, या ध्यान से समझिएगा, अगर 1 मिनट में अगर आपकी स्पीड है लिखने का 25 शब्द का भी, तो यानी आप 25 मिनट में 625 वर्ड्स लिखेंगे आप।
मैं तो मान रहा हूं, मैं तो यही मान के चल रहा हूं, आप 30 नहीं लिख सकते हैं। 30 हम लोग चूंकि ऑलरेडी हम लोग का बहुत दिनों का अनुभव है तो लिख लेंगे आप। 30 नहीं लिख पाएंगे, इवन आपका 30 स्पीड है ना अभी 1 मिनट में लिखने का, फिर भी नहीं लिख पाएंगे आप। आपको मन में लगेगा यार क्या ऐसा लिखे, परफेक्ट लिख दे, ये छूट रहा वो छूट रहा है, तो ये करेंगे आप। तो आपका कितना हो गया, यानी 25 शब्द लिख रहे हैं आप 1 मिनट में, यानी 25 गुना 25 625, यानी 625 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। ये तो हो गया। याद रखें जब भी आंसर लिखेंगे मार्जिन की इधर नहीं लिखना है, इधर मार्जिन होता है, इसी के बीच में आप लिखेंगे, नंबर देकर लिखेंगे। अब ये मत बुद्धि लगाना कि हमको तो तीसरा नंबर का आ रहा, सबसे पहले तीसरा लिख कर लिखेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप ये अनुमान लगाओ, थोड़ा बुद्धि लगाइए कि मैंने अगर हम अपना एक नॉर्मल लेके चले तो 100 जो हमारा वर्ड है ये 1 पेज में कंप्लीट हो रहा है। इसी प्रकार अगर हमारा 625 वर्ड्स है तो हमारा कितना में 6 पेज, मान लो 7 पेज में हमारा होगा। तो ये आपको बुद्धि अप्लाई करना है कि एक क्वेश्चन के लिए 7 पेज आप देंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे पूरा आपको मिला कॉपी आंसर लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, 7 पेज छोड़कर फिर आइए 8वें पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, और आपको क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करना है। ये बिल्कुल मत करना कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो वही लिखेंगे, ये ऐसे गड़बड़ी करोगे धर के पेंडिंग में डाल देगा पूरा बुक। ये बिल्कुल नहीं करना। अब ऐसे याद रखना है, ध्यान रखना है कि एग्जामिनर से लव करना है आप, यानी उसको जितना ज्यादा फैसिलिटी दीजिए उतना बेहतर है आपके लिए। वो बुढ़ाऊ बैठे हुए हैं, है ना, युवा नहीं बैठा है हम लोग जैसा कि थोड़ा चेक वगैरह कर लेते हैं यार, क्योंकि युवाओं का दुख समझ रहा है वो कुछ नहीं, बुढ़ाऊ बैठे मतलब खड़ूस है वहां पे, सब धर के इधर उधर पेंडिंग में डाल देगा, क्या कर लोगे आप। तो इस चीज का ख्याल करना, कोई भी टिक मार्जिन के इधर कोई भी बिंदु बूंदाबूंदी नहीं होना चाहिए। इसी में जो करना आपका पेन चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। और अगर लिखने के बाद पेपर बच गया तो सिर्फ लिखने के बाद अगर मान लो पेपर बच गया तो सिर्फ ऐसे कर दो, ऐसे कर देना है। अगर मान लो ये पेपर पूरा खाली बच गया लिखने के बाद तो मार्जिन के अंदर ऐसे कर दो इसको, ठीक है। इसका इसका एक क्यों करवाया जाता है मालूम है कि मान लो अगर कोई धांधली, अरे क्यों क्या, मान लो अगर मान लो अगर कोई धांधली भी हो रहा है, अगर मान लो आपने नहीं किया, उदाहरण मान लीजिए, 1 सेकेंड मुझे थोड़ा स्लाइड ऑन करने दीजिए। हाँ आगे, हाँ तो मान लीजिए कि जैसे क्यों करवाता हूँ लाइन खींचता है, इसलिए कि मान लीजिए कभी आपका हो गया, कहीं धांधली ना हो जाए, अगर खाली पेज रहेगा तो बाद में भी कोई आकर एग्जामिनेशन कंट्रोलर में कुछ लिख देगा, तो इसलिए अगर लाइन खींचा रहेगा तो लिखेगा तो पकड़ा जाएगा ना, चोरी लबाड़ी नहीं होगा, बाद में भी कोई धांधली नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा। तो इस चीज का ख्याल कीजिएगा। इतना हो गया, अब आते हैं पॉइंट पे। तो अगर ये क्वेश्चन को अगर हम लिख रहे हैं 625 वर्ड्स में, तो सवाल ये खड़ा होता है कि अप्रोच क्या हो आंसर लिखने का। तो IBC इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे इस बात की ख्याल करेंगे कि आप इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। अब ये सुन लीजिए, हॉलिस्टिक मैं बता रहा हूँ आंसर कैसे लिखना है, इसके बाद फिर मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ डिस्कशन करूंगा। अब इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, मैं आंसर लिखने के लिए बताऊंगा लेकिन बेसिक चीज नहीं बताऊंगा, बेसिक ये लास्ट है आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपको, 625% का 15% इंट्रोडक्शन में जाएगा, 15% कंक्लूजन में जाएगा, बाकी 70% कंक्लूजन ये बॉडी में जाएगा। तो 625 का आपका 15% कितना हो गया, 100 नहीं 100 नहीं, हमको लगता है 90 के आसपास हो गया। 625 10 गुना 1.5 93, यानी लगभग मिला जुला के समझो कि 90 से 95 शब्द इंट्रोडक्शन में, 90 से 95 शब्द इंट्रोडक्शन में, हाँ फिर ये कंक्लूजन में भी 90 से 95 शब्द। फिर इसके बाद कितना बचा दिया, मान लो कि 180, 625 में से घटाओ 625, मतलब मान लीजिए कि 95 into 2
में से 6 to 5, यानी बॉडी में आप लिखिएगा 430 से लेकर 50 वर्ड्स। ये बीपीएससी का सिर्फ स्ट्रेटजी है, बीपीएससी का ही इतना आप लिखेंगे, इतना तो हो गया आपका। ठीक है, अब आइए, ये हो गया ना, हो गया, आगे बढ़े हम। चलिए, तो ये आपने कर लिया। अब आता है कि मान लीजिए इंट्रोडक्शन है हमारा, और इंट्रोडक्शन में अगर हमें लिखना है 95 वर्ड्स, बॉडी में लिखना है हमें मान लीजिए 450, एक उदाहरण ले लीजिए, और कंक्लूजन में अगर लिखना है 95, तो सवाल खड़ा हो रहा है कि एक नॉर्मल सेंटेंस कितने वर्ड का बनता है? 8 से 10 वर्ड का एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है। आप कभी बना के देखिएगा, इससे ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। कोई भी सेंटेंस बनाइए 8 से 10 शब्दों का ही होना चाहिए। तो मेरा ये मान के मैं चल रहा हूं कि 9 से लेकर 12 शब्दों में इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। ऐसा शब्दों करें, वाक्यों में, सेंटेंस में। कंक्लूजन भी 9 से लेकर 12 के आसपास इसका सेंटेंस बनेगा। इसके बाद 40, 45 से लेकर 50 शब्दों में बॉडी कंप्लीट होगा, बॉडी कंप्लीट होगा। ठीक है, ये चीज समझिए। तो ये तो पूरा परफॉर्मा आपको मिल गया। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर ये 95 है, अब 1 सेकंड रुकेंगे, मैं थोड़ा ये लिख लिया आपने। अगर ये मान लीजिए 95 और 9 से 12 सेंटेंस है, 45, 50, तो 9 से 12 अगर मान लीजिए है, और इसको 1 सेकंड रुकिएगा, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, तो इंट्रोडक्शन में कितना आप यूज कर रहे हैं? 3। हाँ, इंट्रोडक्शन में कितना यूज कर रहे हैं आप? 9 से 12 सेंटेंस। अब सवाल इस पे आइए, इस पे डिस्कशन कीजिए। इंट्रोडक्शन के सिर्फ पे भी डिस्कशन करना है, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे, वो क्या है समझिएगा। पेन क्यों काम नहीं कर रहा है यार? तो मान लीजिए कि 9 से 12 अगर शब्द है, अगर 9 से 12 शब्द है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज करना है। इससे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन अगर कहीं कंप्लीट हो गया, तो उसके नीचे इंश्योर करें कि आप एक फ्लो चार्ट बनाए या फिर कोई सिंबल बनाए। जैसे मैंने बोला था ना कि मान लो कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ गया किसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कम्युनिज्म, मैं बार बार कहता हूँ, या फेमिनिज्म, महिलावाद, तो आप गूगल इमेज पे टाइप करें कि फेमिनिज्म का एक सिंबल क्या होता है, फ्रीडम, लिबर्टी का सिंबल क्या होता है, आजादी का, तो मिल जाएगा। उसको आप बनाइए इंट्रोडक्शन के तुरंत नीचे। इससे एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि एक हॉलिस्टिक प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसको खुश कीजिए और हर संभव प्रयास कीजिए कि आप ज्ञान उसको अपना दिखाइए कि मेरे पास डेप्थ नॉलेज है गुरुदेव। अब इसका मतलब नहीं कि डेप्थ नॉलेज, अब इसका मतलब डेप्थ नॉलेज बताने के चक्कर में डाइवर्ट मत हो जाना क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए। अब लाख बेहतरीन नॉलेज उसमें डाल दीजिए दुनिया भर का। अगर आप क्वेश्चन के डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं, यकीनन आपकी कॉपी इधर का पेंडिंग में डाल देगा, पेंडिंग में डाल देगा। तो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी। अब सवाल खड़ा होता है कि क्वेश्चन की डिमांड हम कैसे पूरा करें। तो याद रखें, अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या फिर डाइवर्ट हो जा रहे हैं लिखने से, आपको पता नहीं चल रहा है क्या लिखना है, आपको बहुत कंटेंट की कमी लग रही है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं एक चीज से जुड़ी होती है कि आपका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ है। सो रिवीजन बेहतरीन होना चाहिए। फॉर दिस आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, मेरे नोट से शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप लाख किताब मत फॉलो करो, मेरा ही नोट्स पढ़ लो, उसी से काम चल जाएगा। भाई ये बताओ कि आप मुझे बताओ, प्रीलिम्स का अगर आप एग्जाम दिया है आपने, एक एक किताब जो पढ़ के तो हुसैन पूरा याद है आपको कि आप पढ़ के जा रहे हैं वो फलना किताब तो चिलना किताब पढ़ के जा रहे हैं, भाई एक तो याद कर लो कम से कम। सबसे बड़ी मैटर ये है, ठीक है। जितना ज्यादा दुनिया भर का टॉपिक है सिलेबस से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से रिलेटेड, उसके बारे में 2 लाइन का ज्ञान होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं। कोई भी हार्ड क्वेश्चन आएगा आप हैंडल कर लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, कोई भी हार्ड क्वेश्चन आए उससे ऐसा लिखो ना कि अगले एग्जामिनर को पता नहीं लगे कि आपको नहीं याद है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा कार्ल मार्क्स, मैं दूसरे तरीके से बात कर रहा हूं। अब कार्ल मार्क्स पे कोई हमको आंसर आया लिखने के लिए, और कार्ल मार्क्स का हम जनरल लिख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स गरीबों का सपोर्टर, और ठीक है भाई,
जनरलाइज आंसर नहीं लिखना है जीएस जैसा। अगर आप कार्ल मार्क्स के बारे में ऑप्शनल में लिख रहे हो, अगर आप वहां पे डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोलेटेरिएट, श्रमजीवी, या फिर कैपिटलिस्ट क्लास, या फिर कम्युनिज्म, इस तरीके की शब्दों का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन आपका आंसर बेहतर नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। हर लाइन में कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्ड दिखना चाहिए कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आप एक फील कीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, आप एक रिसर्च R&D वाले स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के, तभी उस प्रकार का नॉलेज वहां दिखाना है। कभी देखिएगा टॉपर का आंसर देखना, कभी इतना टेक्निकल लिखता है कि माथा खराब हो जाएगा, सर हम कैसे लिख पाएंगे। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, अगर आप अभी 10 घंटा पढ़ रहे हैं, जिसमें से 6 घंटा अभी आपको पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहिए, 5 से 6 घंटा, ये है चीज। क्योंकि जीएस में सबका बराबर नंबर होता है, यही डिफरेंस सिर्फ क्रिएट कर देगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे हम, इंट्रोडक्शन में कोई भी टॉपिक मिला, कोई क्वेश्चन उठाइए, मुझे कोई, रुकिए हम 1 सेकंड, मेरे पास क्वेश्चन पड़ा होगा, 1 सेकंड रुकना, उसको क्वेश्चन के साथ समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड, 1 सेकंड, कहाँ पे मेरे पास आया था, हाँ यहाँ देखो, थोड़ा रुक जाइए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, उस हम सर क्लास ले रहे थे सर, बाद में से बात करते हैं। ठीक। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये टोटल पिछले 30 सालों का क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, बीपीएससी का, पिछले 30 सालों का क्वेश्चन है, 1990 से लेकर अभी तक का है, 2021 तक का, 2020, सॉरी फॉर दैट। देखो 65th बीपीएससी, 66 का, हाँ 66 बीपीएससी 2021 तक का है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं एकदम पहले क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि टफ क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन सेवरल कंपीटिंग लिबरल थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, समझ में नहीं आएगा, इस पे फोकस मत करो। हालांकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन ये आपने पढ़ा नहीं इसलिए अब क्लियर नहीं होगा। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं, वो है मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्सियन थ्योरी, क्वेश्चन को लिख लो जी, डिस्कस मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको साइड में हमको लिखना होगा, अभी मैं क्वेश्चन छोटा कर ले रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन ये देखना, ये वाला। अब मैं एक चीज जो दिखाने वाला हूं उस पर फोकस करना। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अरे यार ये वाला, इससे ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है डिस्कस मार्क्सियन, अब सवाल देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन मिल गया, तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखें। तो ये जो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, हमको कैपिटलिस्ट सोसाइटी को छोड़ देना है, थ्योरी ऑफ स्टेट देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, मार्क्स के जीवन के बारे में पहले लिखेंगे 2 लाइन, फिर मार्क्स ने कौन कौन सी थ्योरी दिया है, कौन से स्कूल ऑफ थॉट का है, 3 लाइन हो गया। मार्क्स कौन कौन सा थ्योरी दिया है उसी को बताने में हमको चला जाएगा कम से कम 3 लाइन। कितना चला जाएगा हमको, 3 लाइन। कितना लाइन हो गया टोटल, 6, बाकी बचा 3 लाइन। फिर बाकी का 3 लाइन में जब हम पूरा लिख देंगे कि मार्क्स ने बहुत सारी थ्योरी दी है, ये थ्योरी वो थ्योरी, उसमें एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है मार्क्स का, थ्योरी ऑफ स्टेट। तो बाकी का जो 3 लाइन बचेगा इंट्रोडक्शन के लिए, उसमें हम थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में लिख देंगे। देखो पूरा एकदम प्रोसेस चल रहा है, क्लियर है। अब आपने लिख दिया, तो जैसे ही आपने स्टेटमेंट कंप्लीट किया तो वहां पे सस्पेंस मेंटेन होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को मजबूर हो जाए बॉडी पढ़ने के लिए। सस्पेंस मेंटेन कीजिए। इन थ्योरी ऑफ स्टेट कार्ल मार्क्स डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स, डिस्कस्ड नहीं, डिस्कसेस, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आंसर करता है। अब यानी वो एग्जामिनर को फील करवाइए कि आप उसकी जिंदगी जी रहे हैं कार्ल मार्क्स का आंसर में। तो आप लिखिए, सस्पेंस यहाँ मेंटेन करना है, कुछ ऐसा सस्पेंस कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे
कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, आगे देखते हैं, है ना। लेट वी विल सी इन फर्दर डिस्कशन। इस तरीके से कुछ मेंटेन करो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो काम चल जाएगा। बिंदु में आंसर मत लिखना, पॉइंट में लिखना है। तो आप यहाँ अगर लिखना शुरू कर रहे हैं तो पॉइंट बिंदु में नहीं लिखना, पैराग्राफ में लिखना है। तो जब जैसे ही पैराग्राफ शुरू होगा, मान लीजिए कि ऐसे चल रहा था और बीच में आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि लिखेंगे तो एकदम शुरू से आप पैराग्राफ शुरू करेंगे। और अगर पैराग्राफ शुरू करेंगे तो आपका एक यहाँ पे होना चाहिए, लिखिए इन एडिशन टू, मतलब कुछ तो कनेक्टिंग वर्ड लिखना है। इन एडिशन टू जरूरी नहीं है, कुछ तो ऐसा लिखो जिससे जुड़ाव फील हो, लिंक फील हो पिछले पैराग्राफ से। अब अगर हम यहाँ आंसर लिखना शुरू करेंगे तो बॉडी में क्या लिखें, तो बॉडी में लिखिए कि थ्योरी ऑफ स्टेट ये था, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में जो जो बोला है लिखो। कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ स्टेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ध्यान में रखकर, पूंजीवादी समाज को ध्यान में रखकर जो जो बोला है लिखो, एकदम कंप्लीट लिख दो जो जो मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद जब ये लिख लेना, ये लिखने में ही आपको चला जाएगा 20 लाइन, 25 लाइन, और आपको लिखना था टोटल 45 लाइन। अब बच्चा आपका 20 लाइन, तो उस 20 लाइन में लिखो कि कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी, कार्ल मार्क्स बात करता है, कार्ल मार्क्स के टोटल 7 प्रिंसिपल हैं कम्युनिज्म को पाने का। मैं दोनों में, इंग्लिश हिंदी में नहीं मैं बोल रहा हूँ, दोनों बाइलिंगुअल करके मैं बोल रहा हूँ। तो लिखो कि कार्ल मार्क्स के 6 प्रिंसिपल ये हैं, इस प्रिंसिपल में बात करता है, इस प्रिंसिपल में बात करता है, इस प्रिंसिपल में, उसी को लिखने में पूरा बॉडी चला जाएगा। 3 चीज और ख्याल करना है, कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी ऑफ स्टेट दिया है कैपिटलिस्ट सोसाइटी को लेकर, उसका सपोर्टर अगर कोई थिंकर है तो लिख दो, देंगे हम नोट्स, तो उसमें लिखा है ना, उसका कोई सपोर्टर थिंकर है तो लिखो। थ्योरी ऑफ स्टेट को चर्चा करते हुए लिखना है कि जैसा कि इसने ये बोला है, वहीं जैसा कि, यानी कोई क्रिटिक्स का लिखो कि जैसा कि इसने आलोचना ऐसे किया है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखें कि आपके बिहार के थिंकर का भी नाम यूज करना है, लेकिन बिहार के ऐसे कोई थिंकर नहीं है जिन्होंने कार्ल मार्क्स की बुराई की है। सवाल ये खड़ा होता है, 1-2 हैं, तो बिहार के थिंकर का नाम यूज करना चाहते हैं तो आप ये प्रयास करें कि जैसे ही आप 10 लाइन लिखेंगे थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बॉडी में, वैसे ही आप थिंकर का नाम यूज करेंगे, या 7 लाइन 5-6 लाइन लिखिए, वैसे ही जो कार्ल मार्क्स थे उसके समय पे बुराई करने वाले, सपोर्ट करने वाले थिंकर थे, थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में 5 लाइन लिखने के बाद पूरा 6ठी लाइन में वो लिख दो किसने ये बोला है सपोर्ट में, 8वीं लाइन में, 9वीं लाइन में लिख दो कार्ल मार्क्स को, ये इसको लेकर क्या बोलते हैं, जो क्रिटिक्स है उसके बारे में लिख दो, जो सपोर्टर है उसके बारे में जो 6ठी लाइन में आप लिख रहे हैं, 7वां 8वां लाइन में लिखिए कि वो जो ऐसा बोला वो क्यों बोला, एक्सप्लेन कीजिए आप। फिर लिखिए वही दूसरी और इसके आलोचकों में ये है जिसने ये बोला है, उसके बारे में 2-3 लाइन लिखिए। तो ये लिखते लिखते आपका 25 लाइन चला जाएगा। 20 लाइन में तो आपने लिख लिया टोटल 12 लाइन तक थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में लिखा, कुछ वहां पे उसके सपोर्टर और बुराई करने वाले के बारे में लिखा आपने। 13वें लाइन, 14वें लाइन या 15वें 16वें में आप थोड़ा सा और डिस्कशन करने के बाद थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में आप फिर से बिहार के थिंकर का यूज कर लीजिए कि बिहार के थिंकर ने भी ये बोला था, लिख दिया आपने। जब आपका 20वां 21वां लाइन पहुंचे थ्योरी ऑफ स्टेट को समझाते समझाते कुछ उदाहरण दे दो हाल के दिनों में, उसको लिंक कर दो, इससे मार्क्स उठेगा आपका। जो जा रहे हैं ना 190 प्लस स्कोर कर रहे हैं या 300 प्लस, यही काम कर रहे हैं। वो इतना कौन बुद्धि लगाएगा जी, इतना कौन बुद्धि लगाता है? जो बुद्धि लगाएगा उसको नंबर मिलेगा, उसका अच्छा रैंक आएगा। तो आपने लिख लिया। अब 25 लाइन कंप्लीट हुआ, 26वें लाइन से कार्ल मार्क्स की और भी थ्योरी को चर्चा कर दो, जितना आपने पढ़ा है वही चीज हुआ, भले पूछा नहीं है लेकिन उसका लिंक है, सब चर्चा करो। हीगेल का जरूर नाम डालो कि हीगेल ने किया था, ग्रामसी का जरूर नाम डालो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लोग, लेनिन का जरूर नाम डालो, टेक्निकल टर्म हर एक सेंटेंस में डालो, और ऐसा आंसर लिखो कि बस लगे कि आप खो गए हैं आंसर लिखते लिखते। तो जैसे आपने बॉडी कंप्लीट कर ली, इसमें प्लेटो अरिस्टो भी तो मेंशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट में कर सकते हैं प्लेटो अरिस्टोटल। अब ऐसा नहीं कि धर के वहां घुसा दिए, धर के हम सर सैयद अहमद खान के बारे में, बिल्कुल गलती मत करना। जो बंदा थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में ज्यादा कंप्लीटली नहीं बता उसको जबरदस्ती मत घुसाना।
कि केकरो मन याद आ गया ना केकरो घुसा देते, नहीं। फिर कह रहा हूँ स्पेशलाइज्ड आंसर लिखना होता है पॉलिटिकल साइंस में, किसी भी वैकल्पिक विषय की मैं बात करूँ, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल साइंस। नाउ कम ऑन द टॉपिक। जैसे हमारा बॉडी कंप्लीट होता है फिर सस्पेंस मेंटेन कीजिए कि हमने ये देख लिया। अब आइए कंक्लूजन पे। यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, एक लाइन ऐसे छोड़ो फिर एक पैराग्राफ चेंज करो, 9-10 पॉइंट। और जो 9-10 पॉइंट लिखना है, स्टेटमेंट लाइन लिखना है कंक्लूजन में, 2 लाइन में क्या लिखेंगे कि जैसा कि ये थिंकर, कोई और थिंकर का नाम यूज कर लो, किस थिंकर ने ऐसा बोला था, बोल दिया आपने, लिख दिया, उसी को लिखने में 2 लाइन चला गया। और आप देखिएगा कि जो भी मैं नोट्स दे रहा हूं उसका कंक्लूजन मैं जरूर दे रहा हूं, वही कंक्लूजन वाला लिख दो। हम इसमें क्या बताएं, वही कंक्लूजन लिख दो कि जैसा कि आज के समय ये हो रहा है, ये वो लिख दो। एक्स्ट्रा क्या करें, वैल्यू एडिशन के हमारा नंबर ज्यादा है तो याद रखें, याद रखें। अभी इस पे टेंशन मत लेंगे सर, डिस्कस बोला है सर, कैसे डिस्कस करेंगे सर, यार इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप, अभी उस सब पे चर्चा ही मत करो। जब ज्ञान आ जाएगा ना, कंटेंट रहेगा ना, तो सारा डायरेक्टिव्स अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो डायरेक्टिव्स के चक्कर में मत पड़ो। 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, यार कहाँ चला गया, ये हो गया तो हो गया। तो जैसे इंट्रोडक्शन आपने लिखा, इंट्रोडक्शन याद रखें कि अगर आप लिख रहे हैं 90 पेज, तो यानी अगर यहां तक कि मान लीजिए लिखना है तो 90 तो यहीं आते आते 60-70 हो जाएगा शब्द। तो यहीं पे आप सिंबल बनाएंगे, फिर यहाँ से शुरू कीजिए, फिर अगले पेज में आप आएंगे तो अगले पेज में आपका 90 यहाँ आके कंप्लीट होगा। हाँ, 90 यहाँ आके कंप्लीट होगा। अंडरलाइन जरूर करें। अब मान लो कहीं भी लिखना है कि 7 प्रिंसिपल ऑफ 7 सिद्धांत कार्ल मार्क्स के, तो वहां पे तो यार 1 2 3 4 लिखोगे ना, वैसे जगह पे लिख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ऐसे लिख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ क्लास, क्लास स्ट्रगल, समझ रहे बात को, ऐसे लिख सकते हैं। एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज और, अंडरलाइन तो आपने कर दिया, एक चीज और कर लेना कि अब सवाल खड़ा होता है कि सर आपने सब तो बता दिया, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतने सारे थिंकर का नाम कैसे यूज करें, ये सवाल खड़ा हो रहा है, इतना सारा थिंकर कैसे याद आएगा। भाई साहब यही तो चैलेंज है। सारा थिंकर का नोट बनाइए, जहां सोते हैं अपने पैर के सामने अपने वॉल पे उसको स्नैप कर लीजिए, ताकि सोते उठते आपका वहां पे नजर जाए। बस बात करते हैं, दिन रात आपके फोन में भी हो, बाथरूम में भी है, उसको देखते रहे, स्क्रॉल करके खाना भी खा रहे हैं, मतलब आपका 24 आवर बिजी होना चाहिए। आई एम टेलिंग अबाउट द बीपीएससी यूपीएससी स्टूडेंट की लाइफ के बारे में। भाई 1 सेकंड फुर्सत नहीं है उनको, 1 सेकंड नहीं है। तो ये चीज कीजिए, और थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, और उसको अपनी जीवन बना लो। दूसरी चीज है, ऐनक के सामने बैठ जाओ और बोलो। अब ऐनक के सामने बैठ जाओ, कभी मान लो पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, आज का कंप्लीट कोटा, आधा घंटा समय बचा है, ऐनक के सामने बैठ गए और मिरर के सामने बैठ कर ये सोच रहे कि सामने इंटरव्यूअर बैठा है, बोल दिया कि मंजूषा ये बताएं कार्ल मार्क्स के बारे में, पूरा एकदम कंप्लीटली बताएं, बोलना शुरू कर दो। सर कार्ल मार्क्स बिलोंगिंग फ्रॉम, या बिलोंग्स फ्रॉम, कार्ल मार्क्स बिलोंग्स फ्रॉम, या फिर बिलोंग्स टू कम्युनिज्म स्कूल ऑफ थॉट, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कम्युनिस्ट है, साम्यवादी है वो। इनिशियली ही स्टार्टेड थिंकिंग एज अ सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, बट आफ्टर दैट ही टोल्ड दैट कि ये सारी चीजें हैं कि मेरे पहले जितने लोग आए थे, दे ऑल आर जस्ट अनसाइंटिफिक, एंड कार्ल मार्क्स हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड एज अ साइंटिफिक थिंकर एंड फिलोसफर। तो ऐसे यूज कर सकते हैं, तो ये चीज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस उग्रवादी, साम्यवादी बोला जाता है ना, थोड़ा रोकिएगा। तो ये मैंने बता दिया आंसर राइटिंग का कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, याद रखिए इंट्रोडक्शन में उसी के बारे में लिखेंगे। कोई क्वेश्चन पूछा आपने, कोई क्वेश्चन है आपके सामने, कैसे समझे कि इंट्रोडक्शन में किसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन में कोई ऐसा टर्म होगा जिसको हटा देने पे क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखो, उसी के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखो।
तो मैंने बता दिया आंसर राइटिंग। अब आप लोग का क्वेश्चन लूंगा, बताइए क्या दिक्कत है। सुनीति बोलिए। सर इसको जैसे प्लेटो है, इसको साम्यवादी कहते हैं, लेकिन ये उग्रवादी विचारधारा, साम्यवादी बोला जाता है इसको। ये उग्र इसलिए बोला जाता है कि इसने ब्लडी रिवोल्ट की बात की थी, एकदम रिवोल्ट कर देना। सर, हाँ सर, ये कहता है कि राज्य जैसे युद्ध से गंदगी साफ हो जाती है, तो युद्ध आवश्यक तत्व मानता है ये राज्य के लिए। वही कह रहे हैं कि आपको बढ़िया एकदम ये जीएस में जितना डेप्थ नॉलेज है ना, उससे कहीं ज्यादा नॉलेज पॉलिटिकल साइंस में रखना है। माने इस प्रकार से पढ़ लेना है कि आपकी विचारधारा उस प्रकार का हो जाए। मैं सच बताऊं, सर मैं 4 बार पढ़ चुकी हूँ इसको, तब जाके कुछ नहीं समझ होगा। में आया। 4 बार बहुत कम है सुनीति, बहुत कम है। 4 बार बहुत कम है, ठीक है। सर एक इस क्वेश्चन हद है, आज तक पढ़ना सॉल्व है, कर रही थी इसको। इस हद तक पढ़ना है, इस हद तक पढ़ना है कि आपका सोच फिलोसफिकल हो जाए, बस बात खत्म हो गई। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो दिखना चाहिए कहीं बात कर रहे हैं तो कि भाई अरे बंदा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, कि हमसे कुछ हम पकड़ लेते हैं तुम्हारा ऑप्शनल है क्या जी। क्यों? क्योंकि देखिए बंदे को मालूम होना चाहिए। जैसे मंजूषा मेरे से बात करे, सर आप जानते हैं सर हमारे लाइफ में बहुत दिक्कत है सर, प्लेटो के लाइफ में भी सर हुआ करता था। कोई दिक्कत नहीं सर, हैंडल कर लेंगे। तो तुरंत पकड़ लेंगे, अरे ये तो प्लेटो का नाम ले रही है, कहीं फिलोसफिकल है क्या, ये फिलोसफी पढ़ रही है या फिर क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही है, तो तुरंत पकड़ लेंगे। आपका विचार में झलकना चाहिए। जो बंदा फिलोसफी के नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज को ग्राउंड लेवल के उदाहरण के साथ जोड़ दे, उसी को तो डेप्थ नॉलेज है। ऐसे ही लोग तो इंटरव्यू में तुरंत एकदम अच्छा नंबर लाते हैं। समझ रहे बात? सर मैंने भी जोड़ा है, जैसे हॉब्स कहता है ना कि मनुष्य जन्मजात नीच होता है। जन्मजाति नीच होता है। हाँ सर, कहाँ पढ़ लिए, कहाँ पढ़ लिए? सर पढ़ा है मैंने कि वो पैदा ही बुराई के साथ होता कहाँ है। पढ़े? मैंने कोई सोर्स होगा ना, कहाँ से पढ़े? हाँ सर, बुक से। कौन किताब? सर मेरे पास ओपी गावा की बुक है, और उसके साथ अमरिंदर सिंह के बच नोट्स गए, हैं। बच गए। कोई कोई उस प्रकार का पगलेट विचारधारा वाला आदमी का नाम नहीं लेंगे। ऐसे लोग हैं इंडिया के ही, बहुत सारे राइटर हैं। उठा लिए और लिख दिए ना, पढ़ लिए ना, और कहीं इंटरव्यू में बोल दिए तो बोलेगा कि नमस्कार बाद में मिलते हैं, ऐसे ही बोलेगा सर। वैसा काम नहीं करना। अच्छी किताब है, ओपी गोवा का अच्छा किताब है, सारे लोग रेफर करते हैं। चलो एक चीज है, अब ये है क्वेश्चन सर, सॉरी क्वेश्चन सर। जल्दी 5 मिनट समय बताइए जल्दी, फिर करंट अफेयर हम सर मुझे ये पूछना था, आपने बोला वो लिस्ट लगा लीजिए जितने भी थिंकर्स हैं, आलोचक और समर्थक, तो सर उसका एक कॉमन लिस्ट लगा लें। जैसे कुछ कर रहे हैं मैकियावेली को, कुछ कर रहे हैं अरस्तू को, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सेबाइन। देखो दिक्कत ये है ना कि जैसे हम इंग्लिश मीडियम से तैयारी किए थे, तो मेरे पास ना कुछ मैंने इंग्लिश में नोट्स बनाया था, हिंदी में मैंने नहीं बनाया। मैं अपनी अभी आप लोग के लिए स्पेशल बना रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बना रहा हूँ। मैं अपनी तैयारी बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने एक लिस्ट बनाया था, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, रुकिएगा। वो कुछ कॉमन है जो सब में चल सर जाए? वो लिस्ट कॉमन सर जो सभी में चल जाए सर, मतलब कुछ जैसे स्टेट्स और ये सब तो सर एक कॉमन होनी चाहिए ना, वो बना ले सर, या सबको अलग अलग याद करना है? सबको अलग अलग नहीं, नहीं कॉमन नहीं बनाना है। कॉमन क्यों बनाओगे? देखो जब तक आपको हॉलिस्टिक नॉलेज नहीं है ना प्लेटो के बारे में। अब मैंने बोल दिया कि गीता आप अपनी बेटी के बारे में बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे। मंजूषा अपने पापा के बारे में बताओ, बता दोगे आप। उस प्रकार का नॉलेज। गीता बताओ प्लेटो के बारे में, तो तुरंत हो जाना चाहिए शुरू कि सर ये था सर, सर ये भी था सर। मतलब ऐसा लगे कि प्लेटो का हजारों जन्मों से जानते हैं। एटलीस्ट सर दो दो याद होने चाहिए, दो समर्थक दो आलोचक। कंप्लीट एनालिसिस, जैसे बोलते हैं ना, आप अपने पापा का एनालिसिस कर लेते हैं, आप अपने फादर का, कि मेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते। इस प्रकार का एनालिसिस चाहिए। खाली थिंकरे के बारे में चाहिए और कुछ नहीं। और मैं बताऊं, थिंकर को मैंने इजी बना दिया है। आप लोग क्लास कर रहे हैं ना, थिंकर वाला पोर्शन इजी बता दिया। कुछ लोग पुराने हैं, इजी बना दिया है मैंने। नहीं तो थिंकरे में ढेर आदमी डर जाता थिंकर के नाम से। थिंकर को एंजॉय करके पढ़ो। कार्ल मार्क्स को जब पढ़ो तो हीगल इधर से जैसे होता है ना कि कॉमेडी वगैरह होता है, किसी की लाइफ में तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जैसे गांव घर में देखे हो, दो महिला लोग लड़ती है, हैं गाली एकदम पूरा एकदम बड़ा बढ़िया देकर, भारतीय संस्कृति को दिखाते हुए, है ना, गाली देती है, झगड़ा पकड़ पकड़ के मारा पीटी करती है। सेम चीज हेगेल और कार्ल मार्क्स को लेकर समझो, तब मजा आएगा ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग करना है। मैं भेज रहा हूँ, थोड़ा रुकिएगा।
देखिए आपको मिला गया, देखिए तो, देखिए खोलिए जल्दी आप लोग ग्रुप में, सभी लोग अपना मोबाइल में। इंग्लिश में है यार, ये मेरा अपना है, मतलब हिंदी वाले टेंशन ना लें आप प्लीज, टेंशन नहीं लेना है, इससे कुछ फायदा होगा नहीं इंग्लिश वालों को। सिर्फ मैं दिखा रहा हूं कि नोट्स ऐसे बनता है, तो ये देख लें आपसे। मंजूषा के माथे खराब हो गया, सर ऐसा तो हम नहीं बनाए सर, कैसे होगा? ठीक है, तो चलिए आप वीडियो ऑन कर लीजिए, अब आइए बात पे। अब चलिए बताइए, कोई और है क्या क्वेरी आंसर राइटिंग को लेकर? आज कंप्लीट कुछ लो, क्योंकि हमको कल से डेली 2 आंसर सर चाहिए। हम जी सर लिस्ट फिर किस पे मेरा भेजा है सर? क्वेश्चन था सर, मेरी एथिक्स की आंसर राइटिंग जो करी थी उसमें क्या कमी है? आपका जीएस वाले क्लास में बता देंगे शिल्पी, अब यार वैसे जीएस करंट अफेयर का कोई न्यूज है, जल्दी बताएं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था मार्क्स का, आज मैं अटेम्प्ट करने बैठी थी पर समझ में बताएं बताएं बताएं। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आंसर राइटिंग को लेकर? जो Yes, जयशंकर प्रसाद है, सॉरी वही है ना सर, जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं, वो इजिप्ट के दौरे पर हैं, और लेकिन अमेरिका से उनके लिए बोला गया है कि उनका जो विचार है, जो अपनी विचारधारा है वो अग्रेसिव है। तो वो बोलते हैं कि मेरा कहीं कहीं भारत के लिए ऐसा बात बोलनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी विचारधारा अग्रेसिव है। अच्छा देखिए, एक चीज हमको याद है, सेंट्रल से संबंधित भारत के बहुत सारे थिंकर हैं, सी राजा मोहन, हर्ष विपंत, ये सब का नाम यूज करना है, ठीक है? तो ये सब लिस्ट में दे दूंगा, वो हालांकि नोट्स में मिल जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप करंट अफेयर के टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो किसी थिंकर को भी जोड़िए कि सर जैसे भी अमेरिका सर ये कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान हमारे साथ जो कर रहा है सर, क्या ये चाणक्य की थ्योरी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी लागू कर सकते हैं? कि चाणक्य ऐसे कहा करता था कि जो आपका बगल का जो कंट्री है वो आपका दुश्मन है, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? तो ऐसा बोला करो ना आप समझ रहे बात को? सो whenever you are just discussing about the current affair, just try to link आप करें कि जो आपका थिंकर है उसको लिंक करें ना आप समझ रहे बात को? तो अगर आप लिंक करेंगे तभी तो आपको एक ज्ञान आएगा, आइडिया आएगा कि यार हाँ यार एग्जाम में लिखना। अगर पहले से लिंक करने का कोई अनुभव नहीं है तो कैसे एग्जाम में करोगे फिर सडन? समझ रहे बात को आप? तो अभी किसी का कोई आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का नहीं है? हाँ मेरा है एक क्वेश्चन सर, है बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन आज मैं कर रही थी, क्वेश्चन है डू यू थिंक मार्क्स आइडिया ऑफ एलिमिनेशन हैज एनी रेलेवेंस टू द वर्ल्ड वी लिव इन? क्वेश्चन मुझे कंप्लीट नहीं सुनाई दिया, लेकिन एलियनेशन वाला क्वेश्चन आया सर मुझे। मार्क्स की जो थ्योरी है एलिमिनेशन, जी जी सर, उसका रेलेवेंस बताना है टुडे पर्सपेक्टिव में, ठीक है सर? मतलब अभी हाल के समय में बताना, रेलेवेंस ये पूछ रहा है? जी जी सर, जी सर। सर तो मुझे उसमें ये पूछना था, जो हम रेलेवेंस बताएंगे वो शिल्पी आपका वॉइस कट रहा है। बॉडी पार्ट बताएंगे या जब हम कंक्लूजन करेंगे उस समय बताएंगे? रेलेवेंस बॉडी में बताना है, रेलेवेंस बॉडी में बताएंगे। दूसरा चीज ये है कि जैसे एलियनेशन वाली है, तो एलियनेशन में क्या है? मतलब एलियनेशन मींस सेग्रीगेशन मान सकते हैं, जैसे आइसोलेशन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अलगाव की स्थिति। सिंपल ही हुआ ना, एलियनेशन मींस व्हाट? दैट अलगाव की स्थिति हम जिसे कह सकते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द्वंद्ववाद की बात कर रहे हैं सर, हैं? द्वंद्वात्मक थ्योरी जो दी है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, द्वंद्ववाद को डायलेक्टिक उसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए आप सभी हिंदी माध्यम के अगर कोई छात्र हैं तो इंग्लिश का कुछ वर्ड टेक्निकल याद होना चाहिए आपको। जैसे अगर डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ज्ञान होना चाहिए कि डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं। मेंस में नहीं आएगा, इंटरव्यू में कंफ्यूज कर देगा। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का मतलब द्वंद्ववाद, भौतिकतावाद, भौतिकतावादी द्वंद्ववाद जिसे कहते हैं हिंदी में। तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, मेरा क्या है यहाँ पे इनका क्वेश्चन है एलियनेशन का। एलियनेशन मींस व्हाट? आइसोलेशन। मतलब आप फीलिंग दे रहे हो आप वर्कर क्लास को दैट यू आर एलियन,
आप समझ रहे हो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि कभी भी ये मत सोचो क्लास इन इटसेल्फ के बारे में मत सोचो, क्लास फॉर इटसेल्फ के बारे में सोचो। क्लास इन इटसेल्फ का मतलब अपने देश के वर्गों के संबंध के बारे में मत सोचो कि हम भी हैं वर्कर क्लास, हम भी भारतीय, वो भी है कैपिटलिस्ट क्लास, वो भी भारतीय। ये सब कभी भी नहीं सोचना है। अरे वही कैपिटलिस्ट क्लास तुम्हारा शोषण कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो क्लास फॉर इटसेल्फ सोचो, हमेशा अपने वर्ग की बेहतरी की सोचो, वर्कर क्लास की। तेल लेने जाएगा कैपिटलिस्ट क्लास। अपने बारे में जब तक नहीं सोचोगे, अपनी स्थिति सुधारने के बारे में, तब तक बदलाव नहीं होगा। तो क्लास फॉर इटसेल्फ, खुद के बारे में सोचने की क्षमता, खुद के बेहतरी के लिए सोचने की क्षमता, ये कब विकसित होगा? जब वर्कर को रियलाइज होगा कि हमें एलियनेट किया जा रहा है, हमें अलग रखा जा रहा है। इंडस्ट्री कमा रहा है, लोगों को उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उसको सैलरी नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे बात को? एलियनेशन नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? प्रोडक्शन क्लास को आप, वर्कर क्लास को आप फील करवा रहे हैं कि तुम डिफरेंट हो। वो क्या है? एलियनेशन। आप उसको अलग कर रहे हैं, उस देश में रहते हुए भी आप उसको अलग कर रहे हैं। आप, यही तो थ्योरी ऑफ एलियनेशन है। बड़ा ही जनरल है, लेमन आदमी समझ सकता है। कोई क्वेश्चन और है? चलिए करंट अफेयर बताइए जल्दी, करंट अफेयर का कोई आया है क्वेश्चन? सर एक सेकंड न्यूज आई है करंट अफेयर में कि रशिया यूक्रेन वॉर रिलेटेड। रशिया ने ड्रैगन फ्लीट जो मिलिट्री टैक्टिक्स है उन्होंने अप्लाई कर दिया है। सर इसमें क्या होता है कि डिफेंस लाइन क्रिएट करते हैं दोनों बॉर्डर के बीच में, एक जिसमें कि हमें पॉइंटेड टूथ पिक टाइप की, जैसे ड्रैगन की आप दांत देखे होंगे उस टाइप से सर वो एक लाइन वाइज बॉर्डर बनाते हैं, जिससे देखिए मुझे मैं सच बताऊं, अब जो अभी बोल रहे हैं, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि रशिया ने कितना अंडर एस्टिमेट कर लिया यूक्रेन को। समझने वाली बात है। मैं अपने आप को मानता था सुपर पावर है, और यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट कर लिया। व्हाट हैपेंड कि अपना सारा एक टैंक लेकर गया यूक्रेन में, और सारा वहां पे सब वहां के जनता मार मार के भगा दिया, भाग गया से सब। इमोशनली ब्लैकमेल किया खूब। आपने देखा होगा वीडियोस में। तो रशिया यूक्रेन के बारे में अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये जो नॉलेज है, डिस्कशन हो रहा है, इसका आपको पता चलेगा एग्जाम में लिखते समय, मजे से लिखेंगे आप। तो वो सारा टैंक उसने कब्जा कर लिया। मार्च महीने की कहानी है, 1000। अभी आप कितना, कौन सा महीना, अक्टूबर चल रहा है, अभी तक कितना टैंक कब्जा किया होगा यूक्रेन वाला, आप समझ सकते हैं। रशिया खुद डूब गया है, टेंशन में ऊपर से नेटो का सपोर्ट, तो ये सारा चीजें। हाँ बोलिए, आप लोग डिस्कशन कीजिए, मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। आप सभी आप लोग डिस्कशन कीजिए करंट अफेयर, जिसके बाद हम लोग जीएस का क्लास शुरू करते हैं। तो सर यही न्यूज थी लगभग, जैसे आपने बताया कि 1000 टैंक जो है वो रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया था विदाउट प्लान, तो वहाँ पे जब टैंक अपने छोड़ के भाग आए थे, क्योंकि जो यूक्रेन सोल्जर्स थे वो लगातार अटैक करते जा रहे थे, जो उनके शशांक, डोनेट्स्क और खैपोरिजन जो एरिया था वहाँ का, उसको अच्छे तरीके से जो रशियन आर्मी थी वो ट्रूप्स डिफेंड नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री जो टैक्टिक्स थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई थी। तो लगभग 1000 टैंक रशिया ने लॉस कर दिए हैं अपने इस वॉर के रिगार्डिंग। तो अभी यूक्रेन के पास लगभग अगर आप देखें तो 200 से 250 टैंक है, जिसमें से रशिया के जो 1000 टैंक है वो और मिल जाते हैं, लगभग 1250 प्लस टैंक हो जाते हैं यूक्रेन के पास। और वो यूक्रेन सेना है वो उसका इस्तेमाल करके दोबारा अटैक करने जा रही है, जो 5 रीजन जो रशिया ने कब्जाए थे यूक्रेन के, तो उसी को डिफेंड करने के लिए रशिया ने एक अपनी नई टैक्टिक्स अपनाई है, ड्रैगन टीथ टेक्निक। ड्रैगन टीथ टेक्निक क्या होता है कि एक बॉर्डर लाइन पे हम लोग एक जो ड्रैगन के टूथपिक जैसे एक बॉर्डर लाइन हम लोग बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है कि टैंक जो होता है उसके ऊपर से चढ़ के इस पार से उस पार नहीं जा पाता है। तो एक प्रकार का मेजर ऑब्स्टिकल जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के बीच में हम लोग ये देख रहे हैं, ये रशियन आर्मी लगातार इसको बिल्डअप कर रही है अपने बॉर्डर पे। तो अब ये देखना है कि अब ये आगे यूक्रेन क्या करता है इस पे, इसको ब्रेक करने के लिए। तो ये आज की खबर। थैंक यू। थैंक यू अभय, पूरी इंफॉर्मेशन दी है आपने। अच्छा, जैसे सर ने बताया कि इसको किसी से रिलेट करें, तो इसको शायद हम चाणक्य ने ये भी कहा था कि राज्य को आप एक जीवित प्राणी की तरह मान सकते हैं, कि जैसे एक जीवांत वो है
राज्य एक जीवंत प्राणी है और उसको हमेशा एक्सटेंड करने की सोचना चाहिए। तो इसको इस जी तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे यूक्रेन अगर अपने बचाव में अगर ऐसा कर रहा है तो वो भी ठीक है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से चाणक्य ने कहा था कि राजा को विजिगिसु, कि वो उसके पास एक अपना राइट्स होता है कि वो अपने स्टेट्स की प्रोटेक्शन कर सके और लगातार वो डेवलप कर सके, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक स्टेट की थ्योरी उन्होंने दिया था। तो ये बिल्कुल हाँ, सही है जैसा ऑर्गेनिक आपने कहा। स्टेट माना था। हाँ बिल्कुल। और कोई न्यूज़ थी क्या अबे? और इसके बाद भी कुछ था ना? एक न्यूज उसमें और थी कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर में, जो अगर हम लोग देखें तो एक प्रकार से दो ब्लॉक क्रिएट होते जा रहे हैं। तो जो ईरान जो है वो रशिया के अंदर में आ रहा है, और इसराइल जो है वो कह सकते हैं यूएस की तरफ से यूक्रेन में एंट्री कर रहा है। तो जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए जो रशियन आर्मी है वो ईरानियन ड्रोन खरीद रही है। सुसाइड बॉम्बर आपने देखा होगा, सुसाइड ड्रोन। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो यूक्रेन है वो इसराइल से हेल्प मांग रहा है कि आप हमें जो आयरन ड्रोम वाली टेक्निक है, एयर डिफेंस सिस्टम है, या फिर आप वो हमें प्रोवाइड करा दें। तो वही रशिया इनडायरेक्टली यूक्रेन इसराइल से ये कह रहा है कि अगर आपने मदद की अगर यूक्रेन की, तो आपके हमारे साथ रिलेशन जो है बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाएंगे। तो ये आपस में भी कॉन्फ्रेंस चल रहा है। चल रहा है ना इसराइल और दूसरा क्या बताया? ईरान। इसराइल और ईरान। इसराइल, अच्छा ईरान का। अच्छा, एक न्यूज और थी 2-3 दिन पहले, जैसे पाक ने किसको सपोर्ट किया है इसके लिए, उसके अगेंस्ट नहीं गया ना रशिया के, तो यूएस बड़ा नाराज है इस बात से। मैम इसमें क्या था कि जो अभी अगर आप यूएस को स्टडी करें तो ये केवल एक प्रकार से कोई भी कंट्री को ऐसे यूज करता है कि अपने काम के लिए, कि मेरा काम निकल जाए बाकी फिर इसको हम भगा दें। तो इसने पाकिस्तान के साथ भी ऐसा किया था कि कुछ लालच दे के इनको 450 मिलियन का F-16 का अपग्रेडेशन पैकेज दिया था, और भी कई जो लोन्स प्रोवाइड कराए थे वहां पे ज्यादा। जैसे आपने देखा कि नेचुरल क्लाइमेटीज करके क्लाउड बस्टिंग बहुत ज्यादा हुई थी इसकी वजह से। तो जब आप यूएनएससी की जो मीटिंग हुई थी जनरल असेंबली वाली, उसमें जो पाकिस्तान ने अब्सटेन कर दिया। तो यूएस ये चाह रहा था कि ये इनके फेवर में वोट कर दें, पर इन्होंने जो पाकिस्तान इन्होंने अब्सटेन कर दिया। तो ये जिस प्रकार से ये पाकिस्तान को मोल्ड करना चाहते थे, अपने पक्ष में अपने ब्लॉक में गिराना चाहते थे, तो पाकिस्तान नहीं गिरा। तो अभी आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जब आप काम नहीं निकला तो यूएस ये कह रहा है पाकिस्तान को कि देखिए ये बहुत ही खतरनाक कंट्री है, ये वो है। जब अब आपको पहले पता था खतरनाक कंट्री है, तो आपने पैकेज क्यों अनाउंस किया? ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी दिखाती है। किसी ने अपने इंडिया का भी एग्जांपल दिया ना कि किसी भी कंट्री को इंडिया जैसा होना चाहिए, विदेश नीति इंडिया से सीखनी चाहिए। किसने कहा है ये? मैम ये तारीफ शायद आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट हैं, शायद ओलिवर, क्या नाम है उनका, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ओलिवर, उन्होंने कहा था कि भारत देखिए बाकी सारी मतलब कि भारत का सबसे लाइट हाउस है एशिया का, कि आसपास के जो रीजन है वो डेवलप कर रहे हैं, आसपास के जो रीजन है वो अंडर डेवलपिंग में है कह सकते हैं। पर भारत जो है एक तरीके से जो 6%, 6.1% की ग्रोथ में डेवलप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि भारत से हमें कुछ सीखना चाहिए, और उन्हें कुछ रिफॉर्म्स बताए कुछ कुछ सेक्टर में, कि जैसे कि हेल्थ सेक्टर में भी भारत को और ज्यादा, अगर उन्होंने कंपेयर किया जैसे कि चाइना और इंडिया से, कि अगर चाइना से हम कंपेयर करने के लिए बहुत पीछे हैं अभी हम लोग, लगभग हम लोग को डिकेड, लगभग 2 से 3 डिकेड्स लग जाएंगे अगर चाइना की तरफ हम लोग बराबर ही अगर करें। तो उन्हें उसी के लिए उन्होंने एक लगभग 2-3 मेजर पॉइंट्स पे कहा कि पहली बात हेल्थ सेक्टर आपको सुधारना है, हेल्थ सेक्टर के बाद एजुकेशन सेक्टर को आपको सुधारना है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर को उन्होंने इसलिए उन्होंने उठाया कि अगर कोई भी, क्योंकि भारत में मैक्सिमम जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो उनके घर में कोई भी अगर बीमार पड़ जाता है तो उनके लगभग मैक्सिमम जो अमाउंट होता है सेविंग जो होती है वो 8-10 साल की वो आराम से खत्म हो जाती है। तो फिर वो दोबारा रिवाइव नहीं कर पाते हैं, कि मिडिल क्लास से वो रिच क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं।
तो भारत को क्या करना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कोई भी मिडिल क्लास अगर बीमार होता है तो उसकी इनकम पे असर ना आए, और वो ज्यादा इनकम पे असर नहीं आएगी तो सेविंग करके वो आगे अपना रिच क्लास में जा सकता है, जिससे भारत की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। और उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को भी कहा कि और ज्यादा मॉडिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया कि अभी जो रोड्स हैं और आपके हॉस्पिटल्स हैं उनकी कंडीशन जो वो और अच्छी इंप्रूव करेंगे। ये चीज अगर आप करेंगे तो इंडिया जो लगभग $10 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर में बन जाएगा, मतलब इकोनॉमी बन जाएगी 10 ट्रिलियन सॉरी। थैंक यू अभय। आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं गीता का ना। आप सभी कल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ जीएस का क्लास के लिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फिर, और आंसर राइटिंग लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे, चेक करके मैं तुरंत दे दूंगा। थैंक यू, ठीक है, चलिए ओके।